नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चैप्टर 3 मतलब प्रोनाउंस हम लोग का शुरू हुआ है। पहला वीडियो जा चुका है। पहले ही वीडियो में मैंने प्रोनाउंस के सारे जो थ्योरेटिकल पीडीएफ होते हैं वो सारा दे दिया है हमने। सारी परिभाषाएं, सारे एग्जाम्पल, सारे यूसेस, मतलब पूरा का पूरा पैक उसमें पड़ा हुआ है प्रोनाउंस का। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का भी मिलेगा और डायरेक्ट एक्सेस भी फाइल का लिंक दिया हुआ है। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ फाइल को अपने सामने रखिए, ताकि जब आप पढ़ रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो कि आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा और सामने वीडियो चल रहा होगा, एग्जाम्पल चल रहे होंगे, तो और 2 गुना 3 गुना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसा मेरा मानना है। आप ट्राई करके देखो, ऐसा ही होगा। खैर, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन को डिफाइन किया था। क्यों प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है? सिर्फ नाउन के बदले में आता है? अगर हाँ, तो बदले में कहाँ पे, कैसे कैसे, किन परिस्थितियों में आता है, ये हमने जाना था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं। 10 प्रकार के प्रोनाउंस में से 2 को डिफाइन भी किया गया था, पर्सनल प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस को। अब बाकियों के परिभाषा को हम आगे लेके चलते हैं, है ना। तो प्रोनाउंस का परिभाषा भी हम लोग देख रहे हैं। तीसरा में हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कहते किसको हैं? तो ये रिलेटिव जिसका नेचर होता है, तो प्रोनाउन तो वो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, वो उसमें कंजंक्शन का भी गुण होता है। कहता है कि वैसे प्रोनाउंस जिन्हें हम कंजंक्शंस के तरह प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये प्रोनाउंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये 2 वाक्यों को जोड़ते भी हैं। मतलब जो मेन स्टेटमेंट जा रहा होता है, जो मूल वाक्य रहता है, उसमें किसी दूसरे भाग को भी ये अपने बाद जोड़ता है। वैसा प्रोनाउन, जो प्रोनाउन तो है ही, साथ ही साथ उसमें कंजंक्शन का भी नेचर है। कंजंक्शन क्या करता है? 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को, वाक्यों को, वाक्य के टुकड़ों को, खंडों को जोड़ता है। तो वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये वैसे प्रोनाउंस हैं जिनमें प्रोनाउन का तो गुण है ही, मतलब नाउन के बदले में ही आ रहे हैं ये, नो डाउट, लेकिन ये एक और काम करते हैं। क्या करते हैं? ये 2 स्टेटमेंट्स को, किसी पूरे सेंटेंस के 2 हिस्सों को भी जोड़ते हैं, या किसी 2 स्टेटमेंट के खंडों को जोड़ के, 2 वाक्यों के खंडों को जोड़ के उसको एक वाक्य बनाते हैं, या 2 अलग अलग वाक्यों को भी जोड़ देंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, तो एक वाक्य बन जाएगा। तो हमने क्या समझा कि रिलेटिव प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें प्रोनाउन का तो लक्षण होता ही है, प्रोनाउन का तो गुण होता ही है, साथ ही साथ इनमें कंजंक्शन का भी गुण होता है। मतलब नाउन के बदले तो ये आते ही हैं, साथ में कंजंक्शन का भी काम करते हैं। कंजंक्शन क्या करता है? 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को, वाक्यों को, वाक्य खंडों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने लिखे हुए, हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, दैट। कई जगह पे एक ही लाइन में अगर बोलना हो तो ये भी लिखा हुआ रहता है कि जितने भी WH वर्ड्स हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं, और इसके साथ एक और रहता है कौन? दैट। इन सबको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या है? जितने भी WH वर्ड्स, WH वाले व्हाट, विच, वेयर, हुज, हुम जो रहता है, वो सारे WH वर्ड्स और दैट, इनको, या फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिटेल में लिखे हुए हैं, इन सबको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। कब? आप हमेशा ध्यान रखना एक बात, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, WH वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। ये कभी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी बन जाएंगे, कभी एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी बन जाएंगे, कभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बन जाएंगे, कभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बन जाएंगे, कभी आंसर देने के काम में भी आते हैं। माने इंटरोगेटिव हमेशा होंगे जरूरी नहीं है, कभी कभी ये आंसर भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। जैसे मैं आपको कहूं आई नो, तो व्हाट आर यू ईटिंग नहीं होगा। आई नो मैंने अगर पहले बोल दिया कि मैं जानता हूं, तो व्हाट आर यू ईटिंग नहीं होगा, होगा व्हाट यू आर ईटिंग। आई नो व्हाट आर यू ईटिंग नहीं, व्हाट यू आर ईटिंग। आई नो वेयर इज ही गोइंग नहीं, आई नो वेयर ही इज गोइंग। ठीक है? तो वहां पे ये व्हाट मतलब होता है जो। जैसे क्या है, जब ये अफर्मेटिव सेंस देगा तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में होता है हु, मतलब कौन, होता है ना। और अगर हम अफर्मेटिव की बात करेंगे,
है ना, तो हो जाता है हु मतलब जो। ठीक है, दिख रहा है आपको। हु मतलब कौन, इंटेरोगेटिव में होता है हु मतलब कौन, अफर्मेटिव में होता है हु मतलब जो। मैं अभी लिख के और सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है ये कैमरा ऊपर वाले हिस्से को कवर नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो WH क्या है ना कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का रवैया अपना लेता है, अलग अलग तरह का चरित्र अपना लेता है ये। तो यहाँ पे इसका चरित्र कैसा रहेगा, प्रोनाउन तो ये होगा ही, साथ ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल को आप देखो, लिखा हुआ है राम इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या होगा इसका मतलब, राम ही वह व्यक्ति है जो इस समस्या का हल कर सकता है। ठीक है, अब आपको कहा जाए, इसमें मैंने सारे डिटेल में लिख दिए, जो भी मैं आपको बोलना समझाना चाह रहा हूं वो मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो पॉज करके 2 4 5 बार इसी को पढ़ सकते हैं, या फिर आप सुन सकते हैं मेरी बातों को बार बार, जब तक कि आपका क्लियर नहीं हो जाए एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहली ही बार में हो जाना चाहिए, इतना अच्छे से लिखा हुआ रहता है, मैं प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी क्या है, राम इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राम ही वह व्यक्ति है जो इस समस्या का हल कर सकता है। अब आपको कहा जाए कि ठीक है, यहाँ पे हु का यूज आपने किसके लिए किया, तो हमारे पास एक ही जवाब होगा, राम के लिए या फिर मैन के लिए, क्योंकि मैन भी राम के लिए ही लिखा हुआ है। तो राम और मैन दोनों सेम है ना, और इन्हीं में से दोनों में से किसी के लिए भी बोल सकते हो, चूंकि दोनों समान है तो उसके लिए मैंने किसका यूज किया, हु का यूज किया। यहाँ हु मतलब हुआ जो, है ना। तो इस हु को अगर कहा जाए कि आपको नहीं यूज करना, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आपको नहीं करना है, बिना रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किए हुए आप सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस कैसे लिखाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपके पास दो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते ये जो लिखे हुए हैं। पहला है राम इज ए मैन फुल स्टॉप, राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये दो सेंटेंस बना कि राम एक व्यक्ति है और राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। या दूसरा इस तरीके से, राम इज ए मैन, दिस मैन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राम एक आदमी है और यह आदमी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखोगे तो क्या पाते हो आप कि यहाँ पे राम का यूज किया गया, फिर अगले सेंटेंस में फिर से राम का यूज किया गया, या यहाँ पे मैन का यूज किया गया और फिर अगले सेंटेंस में मैन का यूज किया गया। तो आप पाइएगा कि दो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं। ये एक सेंटेंस को दो अलग अलग वाक्यों में लिखा जा रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस बन रहे हैं, और यहाँ पे नाउन का भी रिपीटिशन हो जा रहा है ना। इसमें इन दोनों में राम को रिपीट करना पड़ रहा है, इन दोनों में मैन को रिपीट करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे, हम पाते हैं क्या कि अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं तो फिर जो समस्या होते हैं नाउन का रिपीटिशन का, वो समस्या आ जा रहा है, प्लस में दो अलग अलग सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यही कहता है कि अगर ऐसे दो अलग अलग वाक्य बन रहे हों जिसमें वाक्य तो अलग अलग हैं ही, नाउन भी रिपीट हो रहा हो, तब आप मुझे यूज कीजिए, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कीजिए। तब मैं क्या करूंगा, दोनों वाक्यों को एक करके छोटा भी कर दूंगा और नाउन का रिपीटिशन भी रोक दूंगा। तो देखिए, इन दोनों वाक्यों को, राम इज ए मैन, राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या राम इज ए मैन, दिस मैन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन दोनों को या इन दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, राम इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर, समझ गए बात को। तो हु का यूज राम और मैन का रिपीटिशन बचाने के लिए किया गया। तो नाउन का रिपीटिशन बचाने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो हु प्रोनाउन हो गया, प्लस दो अलग सेंटेंस को जो जोड़ के एक बना देता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हु प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन के भी रोल में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इसी को ना कहते हैं कि वैसे प्रोनाउंस जो प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ भी रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे इसी डिटेल को मैंने लिखा है जो मैंने आपको समझाया कि इन तीनों वाक्यों में से क्या पता चला। तो हमें पता चला कि हम राम शब्द का या मैन शब्द का दो बार प्रयोग न करें, तो इनके जगह हु का प्रयोग कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, दोनों वाक्य भी मिलके एक हो जाएगा और राम का या मैन का रिपीटिशन भी रुक जाएगा। क्लियर है। आई होप रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट लाइन पे आप ध्यान देंगे,
हु, हुम और हुज, ये आदमियों के लिए, ह्यूमंस के लिए इनका यूज होता है। हु, हुम और हुज का यूज ह्यूमंस के लिए होता है, जिसमें हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और हुज पोसेसिव केस। मतलब जहां कहीं भी नाउन सब्जेक्ट बना हुआ है और रिपीट हो रहा है या कंजंक्शन के रूप में भी चाहिए, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन उसके जगह पे चाहिए तो हु लगाएंगे। जहां पे नाउन ऑब्जेक्ट बना हुआ है वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना है उसको तो हुम लगाएंगे, और जहां पे रिलेशन बताना है तो हुज लगाएंगे। अभी एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि हु, हुम, हुज यूज कैसे होता है, कौन आदमी के लिए होता है, कौन जानवरों के लिए और कौन वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ये तो पता चला कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का, कैसे साबित करेंगे कि ये प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन भी है, ये हमने अभी सीख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन को जान लिया अच्छे से। अब देखेंगे कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे कैसे हम यूज करते हैं, एक ओवरऑल आइडिया ले लेंगे अभी, उसके बाद आगे डिफिनीशन को थोड़ा आइडिया लेंगे, फिर डिफिनीशन को आगे बढ़ाएंगे। और जब यूजेस ऑफ प्रोनाउन सारा परिभाषा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब यूजेस ऑफ प्रोनाउन में आएंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं। अब इन एग्जांपल्स को आप देखिए। क्या कहा गया था कि हु का यूज किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए। हु तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स में पाए जाते हैं, जैसे हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और हुज पोसेसिव केस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन का रिप्लेसमेंट तब चाहिए जब नाउन सब्जेक्ट बना हुआ हो तो हु लिखेंगे उसके जगह, नाउन का रिप्लेसमेंट तब चाहिए जब नाउन ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो हुम लिखेंगे, और नाउन का रिप्लेसमेंट तब चाहिए जब रिश्ता दिखाना हो, कनेक्शन दिखाना हो, अधिकार या संबंध दिखाना हो, जिसके पापा, जिसके मम्मी, जिसका मकान, जिसका गांव, जिसका घर, जिसका मोबाइल, ऐसे दिखाना हो तो उसके जगह हुज लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि हु का यूज होगा किसके लिए, ह्यूमंस के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। हालांकि विच और दैट का यूज है ना, ध्यान इन तीनों पे ही ज्यादा रखना है, हु, विच और दैट, जिसमें से हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम, पोसेसिव केस हुज होता है, और दैट और विच इसके भी पोसेसिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका, दैट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है, विच का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम, माने दैट का ऑब्जेक्ट भी दैट और सब्जेक्ट भी दैट, विच का ऑब्जेक्ट भी विच और सब्जेक्ट भी विच। ठीक है ना। माने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दैट का दैट ही रहता है, विच का विच ही रहता है, खाली पोसेसिव केस हो जाता है ऑफ दैट और ऑफ विच। वो यूजेस में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग खाली ओवरऑल जानकारी डेफिनेशन के हिसाब से ले रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हु होता है ह्यूमन के लिए, सब्जेक्टिव केस हु, ऑब्जेक्टिव केस हुम और पोसेसिव केस हुज होता है। हु का यूज हमेशा आदमी के लिए ही होता है। हाँ, दैट और विच के बारे में कहा जाता है कि दैट वस्तु के लिए आएगा, विच जानवर के लिए आएगा, या एक दूसरे को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब जानवर और वस्तु दोनों के लिए हम दैट और विच का यूज कर सकते हैं। और जब हम यूसेस में आएंगे तो देखेंगे कि दैट का यूज आदमी के लिए भी होता है, लेकिन हु का यूज, WHO, हु का यूज कभी भी वस्तु और जानवर के लिए नहीं होगा, एनिमल और थिंग्स के लिए नहीं होगा। इसका यूज आदमी के लिए हो सकता है, लेकिन इसका यूज वस्तु और एनिमल के लिए नहीं होगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल से आप देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज ए मैन हु लुक्ड लाइक मोहन। अब क्या है, देयर वाज ए मैन, इस मैन के लिए बाद में हमने क्या यूज किया, हु यूज किया। तो ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है लुक्ड लाइक ए मैन, लुक्ड यहाँ पे वर्ब है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का, पहचान बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे लुक्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ब है ना। अब क्या है, ये वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए ना। कौन आदमी मोहन जैसा दिखता था, ये आदमी ना, आदमी मोहन जैसा दिखता था, कौन आदमी, जो मोहन जैसा दिखता था। तो ये बाद वाला जो सेंटेंस आया, अभी हमने आपको बताया था कि कंजंक्शन का काम करता है, दो अलग अलग पार्ट को जोड़ता है। तो ये पहला पार्ट हो गया और ये कंजंक्शन हो गया हु, इसके बाद दूसरा पार्ट को लिखेंगे। तो जो दूसरा पार्ट ये है, इसमें हु का क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे हु का यूज क्यों हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हु यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि
इस लाइन को जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि जिस नाउन के लिए, मतलब ये जो मैन है, जिस नाउन के लिए हम हु लाए हैं वो नाउन इस अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है। जिस नाउन, ये मैन के लिए हमने हु का यूज किया है, तो हम पाएंगे कि ये जो मैन नाउन है, ये आदमी शब्द जो है, ये इस अगले लाइन में सब्जेक्ट बना हुआ है कि दैट मैन लुक्ड लाइक मोहन। दैट मैन, यही आदमी ना मोहन जैसा दिखा, तो दैट मैन लुक्ड लाइक मोहन। दैट मैन हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हु। फिर इसी तरह यहां क्या है, हुम। मतलब क्या हुआ, ये जो अगला लाइन है इसमें जिसके लिए भी हुम आया है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा। तो जैसे क्या लिखा है, आई डोंट नो द गर्ल हुम यू ऑलवेज हेल्प। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूं जिसकी तुम हमेशा मदद करते हो। तो जब हम हुम के बाद वाला लाइन को देखते हैं, मतलब यू ऑलवेज हेल्प, इस लाइन को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, यू यहाँ का सब्जेक्ट है, हेल्प करना वर्ब है, और हेल्प किसको किया जा रहा है, उस लड़की को। लड़की इस तरफ लिखा हुआ है ना गर्ल, तो गर्ल इस लाइन के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। यू ऑलवेज हेल्प, तुम हमेशा मदद करते हो, किसकी, इस लड़की की। तो ये जो नाउन है वो इस लाइन के लिए ऑब्जेक्ट बनी हुई है, तो जोड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। जैसे ये मैन इस लाइन में सब्जेक्ट बना हुआ है, तो जोड़ने के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए। वैसे ये गर्ल इस लाइन के लिए ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इसी तरह से द गर्ल हुज फादर वर्क्स हियर। अब यहाँ पे फादर वर्क्स हियर में ये फादर किनके हैं, इस लड़की के। रिलेशनशिप, ये फादर और लड़की में रिलेशनशिप बनाना था, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या आता है, हुज आता है। इस तरह से हम हु, हुम और हुज का यूज करते हैं। जब यूसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसमें कंडीशंस भी होते हैं, क्लाउजेज भी होते हैं, है ना, एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे यूसेस के समय। अभी हम लोगों ने देखा कि हु, हुम और हुज क्यों, कहां, कैसे यूज होता है, ठीक है, इन अ नटसेल, शॉर्ट में। अब ये दोनों एग्जांपल्स को आप देखेंगे, देयर इज ए काउ, यहां हम दैट या विच दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दैट हैज 5 legs, मतलब एक गाय है जिसके 5 पैर हैं, तो हम दैट भी लिख सकते हैं, विच भी लिख सकते हैं। ऐसे प्रीफरेबली, और डिटेल में अभी हम जाएंगे यूजेस में, तो जानेंगे कि प्रीफरेबली माने मुख्य तौर से जानवर के लिए विच यूज करना चाहिए और वस्तु के लिए दैट यूज करना चाहिए। लेकिन यूजेज में जब और आगे डिटेल में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम आदमी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और एक दूसरे के जगह इनका यूज हम कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती है। फिर है आई हैव ए वॉच दैट कॉस्ट ₹50,000, मेरे पास एक घड़ी है जिसका कीमत, तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, दैट यूज किया, किसके लिए, घड़ी के लिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगले में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते होंगे, शब्द आपने सुना होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, सुना होगा। ये क्या है, ये कैसे प्रोनाउन है, क्या नेचर है इनका। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट या नाउन को जोरदार बनाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए, या इम्फैटिक बनाना जिसको कहते हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। इम्फैटिक बनाना मतलब क्या होता है, इम्फैटिक बनाने का मतलब होता है किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य को इम्फैटिक बनाने का मतलब होता है कि उसको हाईलाइट करना, इस तरह से लिखना, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना, यूज करना, ताकि आप सुन के और देख के समझें कि नहीं, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, कि इसको थोड़ा और ज्यादा गौर से देखिए, सुनिए और पढ़िए। इसी को कहते हैं इम्फैटिक बनाना, ठीक है ना। तो जैसे बोलने में क्या है, बोलने में आप कह दोगे राम ने ही मेरी घड़ी चुराई, तो इसमें हम आवाज को और लाउड करके उस पर थोड़ा जोर डाल के, प्रेशर डाल के हम दिखा देते हैं, तो लोग समझ जाता है अच्छा राम पे जोर दे रहा है। लेकिन अब इसको जब लिखना होगा शब्दों में, तो उसमें तो जोर डाल नहीं सकते हैं। तो जोर डालने के लिए, जोर डालने वाली समझ को पैदा करने के लिए, सेंस को, भाव को पैदा करने के लिए कुछ शब्द बनाए गए हैं, कि कहता है कि ये शब्द अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना उस पर स्पेशल जोर पड़ रहा है, उसको स्पेशल समझना है, उसी को इम्फैटिक बनाना बोलते हैं।
तो वैसे प्रोनाउन जो किसी शब्द सब्जेक्ट को, मतलब नाउन ही सब्जेक्ट होगा, नाउन के बदले में प्रोनाउन आ रहा है, उसको जोरदार बनाने के लिए, जोरदार बनाने का मतलब क्या होता है, उसको इम्फेसाइज करना है ना, जोर डालना या हाईलाइट करना। इसको आम बोलचाल शब्द में हाईलाइट करना ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब हाईलाइट करना या जोर डालना कहते किसको है, ध्यान से देखिए। एक सेंटेंस लिखा हुआ आई डिड दिस वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये काम किया। ठीक है ना, ये ऊपर में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई को हाईलाइट करने के लिए माई सेल्फ लिखेंगे, वी के लिए आवर सेल्फ लिखेंगे, यू के लिए सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स लिखेंगे, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देमसेल्व्स लिखा जाता है। अब क्या है, एग्जाम्पल से समझिए कि हाईलाइट करना कहते किसको है, एम्फेसाइज करना, जोरदार बनाना कहते किसको है, और उसका क्या अर्थ होता है, क्यों यूज किया जाता है, एग्जाम्पल से समझिए। यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगले आदमी को मतलब कि जानकारी दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हाँ जी ये काम आप किए हो क्या, तो यस आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया। या कहेगा कि ये काम किसने किया जी, तो आई डिड दिस वर्क, ओ अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया है भाई। अब क्या है, अगला सेंटेंस है आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ या बाय माई सेल्फ। ये बात कह के आप क्या बताना चाहते हो, आप आई डिड दिस वर्क बोलते हो, मैंने ये काम किया, तब इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ ये जानकारी अगले को दे रहे हो कि मैंने ये काम किया है, सिंपल शब्दों में। इसमें उसके ध्यान को आकर्षित करने का आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ या आई डिड दिस वर्क बाय माई सेल्फ ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि उसके ध्यान को आप आकर्षित करना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर जोर देना चाह रहे हैं सेंटेंस के थ्रू। क्या कि भाई साहब देखिए ये काम हम खुद से किए हैं, हमारा कोई मदद उदद नहीं किया है, मैं खुद, मतलब श्रेय लेना चाह रहे हैं, आप ताज लेना चाह रहे हैं ये काम करने का कि हम खुद किए हैं, बधाई दीजिए हमको, हमारा पीठ थपथपाइए, हम खुद किए हैं अकेला अपने दम पे। ठीक है, और एक है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इसका भी मतलब वही हुआ। यहां फिर आप अपनी ओर ध्यान खींचना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने आप को, आई जो लिखा हुआ है ये आप बोल रहे हैं, तो आप अपने आप के ऊपर अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, सुनने वाले के नजर में आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब देखिए ये मैंने खुद से किया है, अपने दम पे किया है। ये आप कहना चाह रहे हैं, माई सेल्फ लिखने का मतलब हुआ कि अर्थ नहीं बदला, मतलब अर्थ क्या है कि मैंने काम किया, तो इसका भी मतलब हुआ मैंने काम किया, इसका भी मतलब मैंने काम किया, इसका भी मतलब मैंने काम किया। लेकिन ये आसान शब्दों में बता दिया, यहाँ पे कोई झोर झंझट नहीं है, किसी का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों में ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया जा रहा है। इसका भी मतलब हुआ अपने आप को हाईलाइट करके बोलना कि मैंने खुद अपने दम पे स्वयं इस काम को किया है, और इसका भी मतलब हुआ कि मैंने खुद अपने दम पे स्वयं इस काम को किया है। अब बोलो कि भाई दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर क्या है मैं बताता हूं। जब आप किसी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कीजिएगा, तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह के इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल के इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इसी को सेम आई के बाद माई सेल्फ लिख दीजिए, वी के बाद आवर सेल्फ लिख दीजिए, ही के बाद हिमसेल्फ लिख दीजिए, तो वो हो जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन वही। और यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो माई सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो कहो दोनों में अंतर क्या है, शाब्दिक रूप से अर्थ में अंतर आता है क्या। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आदमी मदद करने वाले मेरे पास थे, लेकिन मैंने खुद से करने की सोची। लोग कह रहे थे कि हम मदद कर दें, हमने कहा नहीं मैं खुद से करूंगा, और मैंने ये कर दिया। यहां पे आप कहना चाह रहे हो कि या तो आदमी था ही नहीं मदद करने वाला, या तो आदमी था ही नहीं मदद करने वाला, और नहीं था तो किया ही नहीं। तो अंततः
मुझे खुद करना पड़ा। यहाँ आप चॉइस से, शौक से, खुशी से बता रहे हो कि देखिए इस काम में मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैंने खुद किया है, शाबाशी दीजिए हमको। और इसमें आप कह रहे हो माने एक टाइप ऑफ कंप्लेन हो जाएगा, कंप्लेन एग्जैक्टली नहीं, टोन सेंस को समझने के लिए। यहाँ आप कह रहे हो कि ये काम मैंने खुद से किया भाई साहब, सारे लोग बैठे थे, बैठे रह गए, देखते रह गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, हम बुलाए भी तो किसी ने नहीं किया तब, या फिर मदद करने के लिए कोई था ही नहीं तो अंत में मुझे अकेले ही करना पड़ा तो मैंने खुद से किया, इसका ये मतलब होता है। तो दोनों में अंतर है ना। भाव असल में तीनों का सेम जाता है कि मैंने काम किया, एक अकेला काम करने वाला है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पे आप कोई ध्यान आकर्षित किसी का नहीं करना चाहते हो, खाली आप बता रहे हो कि मैंने किया ये काम। यहाँ आप ध्यान आकर्षित करके बताना चाह रहे हैं कि लोग थे मदद करने वाले, लेकिन देखिए मेरी इतनी क्षमता है कि मैंने अकेले कर दिखाया, मदद किसी का नहीं लिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और इसमें आप कहना चाह रहे हैं कि मदद करने वाले लोग या तो थे ही नहीं, या तो थे तो मेरी मदद नहीं की, इसलिए अकेले करना पड़ा मुझे। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो तो उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इंफैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, अच्छे से आ गया समझ में। अब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। कभी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी मेन वर्ब के बाद तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं और फिर बाकी का डेफिनेशन बता के फिर वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है ना। ओके अब देखिए आप इन एग्जांपल्स को, मैंने क्या कहा अभी कि जो मेन वर्ब होता है उसके तुरंत बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज भूल के नहीं कीजिए। और भी जगह ऐसे हैं जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करने से मना किया जाता है, लेकिन इस जगह पे खास करके ध्यान रखिएगा, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कभी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है, आप देखिए मैं आपको बताता हूं। लिखा हुआ है आई कुक्ड माई सेल्फ, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, बड़ा अच्छा खाना आपने बनाया और उनको खिलाया, तो गेस्ट्स ने खाना खाने के बाद आपसे पूछा कि किसने बनाया, तो आप कहोगे आई कुक्ड माई सेल्फ। ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होगा, क्योंकि आई कुक्ड माई सेल्फ का मतलब होता है मैंने खुद को बनाया। आई कुक, जैसे मान लो आपको पूछेगा कि आपने क्या पकाया, तो आप कहोगे मैंने खिचड़ी बनाया, है ना, खिचड़ी। तो माई सेल्फ के जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, खिचड़ी। तो आई कुक्ड खिचड़ी का मतलब हुआ मैंने खिचड़ी बनाया, खिचड़ी पकाया। लेकिन आई कुक्ड माई सेल्फ हो गया तो खिचड़ी की जगह आप खुद ही ना पक गए कुकर में बैठ के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने खुद को ही पका लिया। तो अगर आपसे पूछा गया कि किसने बनाया, भाई बहुत टेस्टी स्वादिष्ट खाना था, किसने बनाया, तो आप कहोगे आई कुक्ड इट बाय माई सेल्फ। खाना के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट, आई टी इट। तो आपको कहना चाहिए था आई कुक्ड इट माई सेल्फ या आई कुक्ड इट बाय माई सेल्फ। आई कुक्ड इट माई सेल्फ या आई कुक्ड इट बाय माई सेल्फ। आई कुक्ड माई सेल्फ कहोगे गलत हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि मैंने खुद ही को पका लिया। जैसे अब मान लीजिए ये गई शिकार पे, है ना, तो बोलेगा कि वो रैबिट को, वाइल्ड रैबिट जो है, शिकार किसने किया, किसने इसको मारा, तो ये बोल दे कि आप बोलिएगा कि सी किल्ड हर सेल्फ। और आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि उसने खुद से इस खरहे को, इस जंगली खरहे को, रैबिट को मारा। और इसके बदले आप कह रहे हो क्या कि सी किल्ड हर सेल्फ, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने खुद ही को मार लिया। आप अगर खरहा कहना चाहते हो तो सी किल्ड द रैबिट लिखिए यहाँ पे, या रैबिट नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके जगह इट लिखिए, जिसको भी बता रहे हैं, है ना। चिकन को मारा तो चिकन लिखिए, खरहा को मारा तो खरहा, जिस चीज को भी मारा। तो सी किल्ड हर सेल्फ का मतलब हो जाएगा उसने खुद को मार लिया। इसलिए जिस चीज को आप मारे हैं उसका किल्ड के बाद उसका नाम लिखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, खुद को ऑब्जेक्ट मत बनाइए, ठीक है। क्योंकि मेन वर्ब के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो जो एक्शन हो रहा है वो आप ही के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने खुद को मार लिया। होगा इतना सारा कपड़ा किसने धोया भाई, तो कहिएगा दे वॉश्ड देमसेल्व्स। अब आप कहना तो चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद से कपड़े धोए, लेकिन हो जाएगा उन्होंने खुद ही को धो लिया। तो कहेंगे दे वॉश्ड द क्लॉथ्स देमसेल्व्स या बाय देमसेल्व्स।
क्लियर है? मेन वर्ब के तुरंत बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं रखेंगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देख रहे हो आप? ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आगे यूसेस है, तो यूसेस ऑफ प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया। इसके बाद का डिफिनेशन होता है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल माने क्या होता है? उल्टा। उल्टा माने कैसा उल्टा? ऐसे सर नीचे पैर ऊपर वाला उल्टा नहीं, अपोजिट वाला उल्टा नहीं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है ना, उल्टा इशारा हो गया, नहीं, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है परस्पर संबंध बताने वाला है। ये परस्पर संबंध या पारस्परिकता दिखाने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी या रेसिप्रोसिटी। इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअलिटी या रेसिप्रोसिटी, और ऐसे कहते हैं पारस्परिकता, परस्पर संबंध। मतलब राम का जो हिसाब किताब श्याम के साथ चल रहा है वही श्याम का भी राम के साथ चल रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं परस्पर संबंध। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, आप भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर हट जाए तो वो काम ही लटक जाएगा। मेरा आपसे हो रहा है, आपका मेरे से हो रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं पारस्परिकता। तो जो प्रोनाउन दो नाउन के बीच में परस्पर संबंध को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वैसे प्रोनाउन जो परस्पर संबंध दिखाने के लिए नाउन के जगह पे लाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। दो ही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें ईच अदर का यूज दो नाउन के लिए होता है और वन अनदर का दो से ज्यादा के लिए। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ दो के लिए होगा तो ईच अदर और दो से ज्यादा होगा तो वन अनदर। अब कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा दीज स्टूडेंट्स या वी या दे या दीज प्लेयर्स या दीज गर्ल्स। अब क्या है, दो लड़की भी रहेगी तो दीज गर्ल्स कह सकते हैं। वी मतलब हम लोग कहते हैं ना, तो दो रहता है तो भी हम लोग कह लेंगे। दो लड़का रहेगा तो उसको भी दे बोलेंगे, THEY दे। तो वैसा शब्द लिखा रहे, प्रोनाउंस लिखा रहे, नाउन लिखा रहे जिसमें प्लूरल फॉर्म दिख रहा हो लेकिन पता नहीं चल रहा हो कि दो का बात कर रहा है कि दो से ज्यादा का, क्योंकि दो भी प्लूरल है और दो से ज्यादा भी प्लूरल है। तब क्या है, जब पता नहीं चले तो वहां पे हम ईच अदर भी लिख सकते हैं, वन अनदर भी। जैसे वी हेल्प ईच अदर तो हम समझ जाएंगे दो लोग का बात हो रहा है। और यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं वी हेल्प वन अनदर तो समझेंगे दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ दोनों सही होगा। तो जहां पे ये क्लियर नहीं रहे कि नाउन है आखिर कितने, लेकिन ये पता रहे कि दो तो कम से कम होंगे, क्यों? क्योंकि प्लूरल लिखा हुआ है। तो हम ईच अदर भी लिखेंगे या वन अनदर भी लिखेंगे तो दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। ऐसे अगर आपको पता चल जाए कि दो ही की बात हो रही है, जैसे लिखा हुआ रहेगा बोथ द स्टूडेंट्स, तो बोथ मतलब दो के लिए ही आता है, तब वहां पे सिर्फ ईच अदर लिखेंगे। तो अगर पता चल गया कि दो की बात हो रही है तो उसमें ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर। अब आप जानिए कि ये वाला प्रोनाउन आया क्यों जरूरत पड़ी इसकी। पारस्परिकता नाम लिख के नहीं दिखा सकते थे क्या? हाँ, दिखा सकते थे, लेकिन एक समस्या हो गई। क्या समस्या हुई? समस्या यह हुई कि अगर एक सेंटेंस आपको दिया जाए कि राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, तो आप आसानी से बना दीजिएगा राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। क्या बनाइएगा? राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। मतलब क्या होगा इसका? राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। लेकिन अगर आपको कहे कि भाई आपने तो ईच अदर का यूज किया तो ये तो प्रोनाउन का यूज कर लिया ना आपने, प्रोनाउन का यूज आपको नहीं करना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, उसका बिना यूज किए हुए बताइए कि कैसे लिखाएगा। तब हमें क्या लिखना पड़ेगा? तब हमें लिखना पड़ेगा कि राम श्याम की मदद करता है और श्याम राम की मदद करता है। मतलब क्या लिखना पड़ता? राम हेल्प्स श्याम एंड श्याम हेल्प्स राम। ऐसा लिखना पड़ता ना। राम श्याम बार बार यूज में आया है ना, जो गलत होता है। इससे बड़ी समस्या कब होती कि अगर लिखना पड़ता कि राम श्याम मोहन और सोहन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं ये कोई नहीं आपको बताने वाला है कि ये क्यों आया। आप अच्छे से समझिए, बड़ा मजा आएगा। इसमें क्या हुआ, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं तो राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। इसमें खाली एक बार राम और श्याम लिखे, साथ में ईच अदर लिख दिए, तो उसका क्या मतलब हुआ कि राम श्याम की मदद करता है और श्याम राम की मदद करता है। अगर ईच अदर का यूज नहीं करते तो क्या लिखना पड़ता आपको? राम हेल्प श्याम एंड श्याम हेल्प्स राम। बार बार नाम का यूज करना पड़ता।
और अगर ये तो 2 नाम है तब इतना हुआ, खाली 4 नाम ले ले, राम, श्याम, मोहन और सोहन, ये एक दूसरे की मदद करते हैं, तब क्या लिखना पड़ता, तब लिखना पड़ता राम हेल्प्स श्याम एंड श्याम हेल्प्स राम, फिर कोमा, श्याम हेल्प्स मोहन एंड मोहन हेल्प्स श्याम, फिर कोमा, मोहन हेल्प्स सोहन एंड सोहन हेल्प्स मोहन, फिर कोमा, सोहन हेल्प्स राम एंड राम हेल्प्स श्याम। खाली 4 गो नाम रहता, राम, श्याम, मोहन और सोहन, और लिखा हुआ रहता कि राम, श्याम, मोहन, सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इतना लंबा ड्रामा करना पड़ता। इसीलिए नाउन्स बार बार आ रहे हैं तो उनको रोकना भी है, और सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स होने से बचाना है, कठिन जटिल होने से बचाना है। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ले आया, खाली ईच अदर यहां लगा दिए, तो इन दोनों नामों को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और खाली इसको वन अनदर लगा दिए, क्या लिखे, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर, खाली वन अनदर लगा दिए। बस जो इतना ड्रामा लंबा चल रहा है नाम लिखने वाला, वो सारा से झंझट से छुटकारा। क्या हो जाएगा, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर, अर्थ तो वही रहा, राम, श्याम, श्याम, राम वाला अर्थ तो वही रहा, ये जो अर्थ लिखा हुआ है सेम अर्थ इसका भी होगा, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर का। लेकिन क्या हुआ, नाउन का रिपीटिशन भी बच गया, और सेंटेंस भी छोटा रह गया, सेंटेंस भी आसानी से बन गया, अर्थ भी वही रह गया। इसलिए हमने लाया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ग्रामर ने इसीलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन लाया, ताकि इस झंझट से छुटकारा हो सके। अब ये लाइन मैंने लास्ट में नोट कर दिया है कि ईच अदर का यूज 2 नाउन्स के लिए होता है, वन अनदर का 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो आई होप अभी तक हमने जितना आपको बताया, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे इम्फेटिक कब उसको कहते हैं, चाहे रिलेटिव हो, और चाहे रेसिप्रोकल हो, 3 जो आर वाला था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हेल्प अस, आप दोस्तों को बताएं, जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है उनको बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें। कल फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें बाकी की परिभाषा होगी इसी तरह से कि ये आखिर आया क्यों, कहाँ से आता है। इस तरीके से जब पढ़ोगे, इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ोगे, तब जाके क्लियर होगा कि वो अच्छा इसलिए ये सारा कुछ लिखा जाता है ना, जैसा भी क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।